चलिए श्लोक संख्या 15 में क्या हम लोग पढ़ के आए थे कल? हाँ, वहाँ उस अलकापुरी में कहा, वहाँ उस अलकापुरी में कुबेर के घर के उत्तर की तरफ हमारा घर है, ऐसा पढ़ के आए थे ना। और वहाँ इंद्र भगवान की धनुष के समान सुंदर दरवाजे को देखने के बाद आप उसको हमारे घर को दूर से ही पहचान लोगे। और हमारे घर के दरवाजे के बगल में एक छोटा सा मंदार का वृक्ष है, ऐसा पढ़ के आए थे श्लोक संख्या 15 में। कुल मिला जुला करके अपने घर का परिचय बता रहा था श्लोक संख्या 15 में ना। अब श्लोक आपको अब समझ में आएगा 16 वाला। श्लोक संख्या 15 में यक्ष अपने घर का परिचय दिया। अब श्लोक संख्या 15 पढ़िए। वापी चास्मिन् मरकतशिला बद्ध सोपानमार्गा हेमैश्छन्ना विकच कमलै स्निग्धवैदूर्यनालै यस्यास्तो ये कृतवसतयो मानसं सन्निविष्टं न स्यन्ते व्यपगतसु च स्वामपि प्रेक्ष्यहंसा। ना पहली पंक्ति पढ़िए। वापी चास्मिन् मरकतशिला बद्ध सोपानमार्गा। लिखा है वापी च अस्मिन्। क्या लिखा है? वापी च अस्मिन्। अस्मिन् कस्मिन्? हाँ, जो अपना घर बता रहा था। अस्मिन् मतलब इसी में, इसी हमारे घर में। चा मतलब और। उस वाले श्लोक से इस श्लोक को जोड़ना है। चा मतलब और अस्मिन् आगारे हमारे इसी घर में वापी, एक वापी है ना। कितनी समृद्ध नगरी है देखिए ना। घर है और घर के अंदर ही वापी बनवाया हुआ है ना। वापी मतलब समझ में आ रहा है ना। बावड़ी तालाब छोटा सा बनवाया हुआ है ना। स्विमिंग पूल देखा। तो ये दो शब्द आपको अच्छे से बन गया ना। अस्मिन् इसी में, इसी हमारे घर में क्या है? लिखा है वापी ना। वापी अस्थि कर लीजिए अपने मन से, अस्थि अपने मन से जोड़ लीजिए ना। अस्मिन् आगारे, अस्मिन् पद से किसका बोध होगा? घर का। जो पिछले वाले श्लोक में बताया गया था हमारा घर, तो उसी हमारे घर के अंदर एक वापी है, बन गया। अच्छा, जो हमारे घर के अंदर वापी है, कैसी वापी है ना? आगे पढ़िए। लिखा है मरकतशिला बद्ध सोपानमार्गा। सोपान पद का अर्थ क्या होता है ना? और मार्ग पद का अर्थ क्या होता है? सीढ़ियों की मार्ग वाली है ना। उसमें सीढ़ी ऐसे बनी है, सीढ़ियों का मार्ग बना है। और जो सीढ़ियों का मार्ग बना है वो बना किसका है? लिखा है मरकतशिला बद्ध ना। मरकत शिला, मरकत मणियों की शिलाओं से जो बद्ध है, जो निमित्त है, जो बनाया गया है ना। मरकत मणियों से बने हुए सीढ़ियों के मार्ग वाली वापी है हमारे घर के अंदर। बन गया अच्छे से, कोई दिक्कत ना। जो वापी बनी है, उस वापी में जो मार्ग बना है सीढ़ी का, वो मार्ग किस चीज का बना है? उसमें मरकत की मणियां लगी हुई हैं। समझ में आ गया ना। पढ़िए। वापी चास्मिन् मरकतशिला बद्ध सोपानमार्गा। और वापी कैसी है? दूसरी पंक्ति पढ़िए। हेमैश्छन्ना विकच कमलै स्निग्धवैदूर्यनालै। तो एक शब्द लिखा हेमाई, हेमाई के आगे लिखा गया छन्ना ना। और छन्ना के आगे लिखा गया है विकच कमलई। विकच कमलई छन्ना वापी। विकच कमलई छन्ना ऐसी वापी ना। विकच मतलब खिला हुआ और कमलई मतलब कमल ना। जो खिले हुए कमलों से छन्ना है। छन्ना मतलब व्याप्त है, घिरी हुई है, ढकी हुई है ना। खिले हुए कमलों से व्याप्त वापी है हमारे घर के अंदर। समझ में आ गया ना। कैसी वापी है
विकच कमलई छन्ना, प्रश्न पूछेगा विकच कमलई छन्ना क्या? वापी। न खिले हुए कमलों से व्याप्त क्या है? वापी। और वो वापी कहाँ है? अस्मिन नागारे, हमारे इस घर में है। बन गया। हमारे उसी घर में एक वापी है जो खिले हुए कमलों से व्याप्त है ना। अच्छा, खिले हुए कमल कैसे हैं? तो लिखा है हेमई ना। हाँ, तो सुवर्णमय खिले हुए कमलों से व्याप्त है वापी। समझ में आ गया। और विकच कमलई का एक विशेषण दे रहे, स्निग्ध वैदूर्य नालई। क्या लिखा है? स्निग्ध मतलब चिकना, वैदूर्य वैदूर्य मणि होती है, और नालई मतलब नाल ना। चिकनी वैदूर्य की मणि, वैदूर्य मणियों की नाल से जो युक्त है, ऐसे खिले हुए कमल और ऐसे खिले हुए कमलों से व्याप्त है हमारे घर के अंदर वापी। समझ में आ गया। तब दो पंक्ति पढ़िए। वापी चास्मिन् मारकतशिला हेमई छन्ना विकच कमलई स्निग्ध वैदूर्य नालई। तीसरी चौथी पंक्ति पढ़िए। यस्यास्तो ये कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्टं नाद्यास्यन्ति व्यपगतशुचः स्वामपि प्रेक्ष्य मनसा। तीसरी पंक्ति में लिखा गया है यस्याह तो ये ना, यस्याह जिसके, तो ये जल में ना, कृत वसतया, कृत मतलब कर लिया है, वस्तया मतलब निवास ना, बस्ती बना लिया है। यस्या तो ये जिसके जल में कृत वसतया निवास कर रहे हैं। क्या? चौथी पंक्ति के लास्ट में लिखा गया हंसा ना। यस्या तो ये कृत वसतया ऐसे हंसा, ये हंसा का विशेषण हो गया ना। हंस कहाँ निवास कर रहे हैं? उसी वापी में हंस निवास कर रहे हैं। हमारा घर है, हमारे घर के अंदर एक ठो वापी है। वापी में जो सीढ़ी बनी हुई है मरकत मणियों की बनी हुई है ना, और उस वापी में खिले हुए कमल हैं और उसमें हंस निवास कर रहे हैं ना। हंसा, हंस। क्या लिखा है? कृत वसतया, वसतया मतलब यहाँ बस्ती ना, कृत मतलब कर ले, अपनी बस्ती बना लिए हैं, वहां पर निवास कर रहे हैं हंस ना। कहाँ निवास कर रहे हैं? यस्यास्तो ये कृत वसतयो मानसं सन्निकृष्टं। तो पूछा गया किसका विषय? यस्यास तो ये कृत वसतया क्या? हंसा ना, जिसके जल में निवास बना लिए हैं। कौन बना लिया है निवास? हंसा, ऐसे हंस। समझ में आ गया। और हंस कैसे हैं? तो चौथी पंक्ति में एक शब्द लिखा गया है व्यापगत शुचः। मिला। यहाँ शुचः पद का, शुचः पद का अर्थ है शोक, और व्यापगत मतलब नष्ट हो गया, समाप्त हो गया है ना। जिसका शोक समाप्त हो गए हैं, हो गया है, ऐसा हंस। और जो उस वापी के जल में अपना निवास बना लिए ऐसे हंस, ऐसे हंस। चौथी पंक्ति में लिखा है त्वाम अपि प्रेक्ष्य, त्वाम अपि प्रेक्ष्य, त्वाम प्रेक्ष्य अपि, ऐसे कर लीजिए। त्वाम तुमको, प्रेक्ष्य देख करके, अपि मतलब भी ना। जो हमारी वापी के जल में अपना निवास बना लिए ऐसे हंस, और जिसका शोक समाप्त हो गया है ऐसे हंस। त्वाम प्रेक्ष्य अपि, तुमको देख करके भी। चौथी पंक्ति में लिखा गया न अध्यास्यन्ति, नहीं याद करते हैं। तुमको देख करके भी नहीं याद करते हैं। क्या नहीं याद करते हैं? तीसरी पंक्ति में क्या लिखा है? मानसम, मान सरोवर को नहीं याद करते हैं। और कैसा मान सरोवर? लिखा है सन्निकृष्टम मानसम ना, जो बगल में ही उपस्थित है ऐसे मान सरोवर को हंसा, हंस न अध्यास्यन्ति, हंस याद नहीं करते हैं ना। अच्छा, जब मेघ आता है, मेघ का समय आता है, तब हंस क्या करते हैं? चाहे जहां भी रहते हैं मान सरोवर की तरफ चले जाते हैं, उनका मान सरोवर याद आने लगता है। और हमारे घर के अंदर जो वापी बनी है इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, उसी वापी में अपना निवास बना लिए हैं ये लोग, और मान सरोवर उनको याद नहीं आ रहा है। त्वाम प्रेक्ष्य अपि, तुमको देखने पर भी ना। जब मेघ आता है तो हंस कहाँ जाते हैं? मान सरोवर में जाते हैं ना। हमारे वापी में उनको इतने सुख, कितना सुख मिल रहा है, इतने सुख की प्राप्ति हो रही है कि उनको वो मान सरोवर भूल गया है तुमको देखने के बाद भी। त्वाम प्रेक्ष्य अपि, तुमको देख करके भी
हंसा हंस न अध्यास्यन्ति, याद नहीं करते हैं। बोले किसको नहीं याद करते हैं? सन्निकृष्टम, जो समीप में ही स्थित है, ऐसे मानसम, ऐसे मानसरोवर को न अध्यास्यन्ति, याद नहीं करते हैं। बन गया। और याद काहे करेंगे भाई, मानसरोवर में जाएंगे बहुत सारे हंस आएंगे ना, अब भीड़ में नहा मजा ना याद करो, यहाँ एकदम मस्त से ना, हाँ क्रीड़ा कर रहे हैं आराम से दोनों लोग। समझ में आ गया? श्लोक हमें तो लगता है आपसे बन गया होगा ना। हंसा के दो विशेषण दिए गए, क्या क्या? तस्यास्तो ये कृत वसतया, ऐसे हंसा, व्यपगत सुच, ऐसे हंसा, ऐसे हंसा है न अध्यास्यन्त, याद नहीं कर रहे हैं। बोले किसको नहीं याद कर रहे हैं? सन्निकृष्टम मानसम ना, सन्निकृष्टम, जो समीप में ही उपस्थित है। अरे भाई कुबेर की नगरी है, बहुत समृद्ध नगरी है, कैलाश पर्वत की गोद में बैठी हुई है अलका ना, जो इतनी समृद्ध नगरी है, उसी नगरी के थोड़ी सी दूर पे पास में ही एक मानसरोवर है, पास में जो स्थित है उस मानसरोवर को भी नहीं याद करते हैं यहाँ के हंस, हमारे घर के अंदर जो वापी में है। समझ में आ गई बात? पूरी पंक्ति पढ़िए। वापी चास्मिन् मरकत शिला पद्म सोपान मार्गा, हेमय छन्ना विकच कमलै, स्निग्ध वैदूर्यनादै, यस्यास्तो कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्टं, नाध्यास्यन्ति व्यपगतसुच, स्वामदीप्रेक्षहंसा। श्लोक समझ में आ गया? वापी कहाँ है? कहाँ है? आगार में है। आगार मतलब घर में है। किसके घर में है? और यक्ष का घर कहाँ है? अलका में। अलका में भी यक्ष का घर कहाँ है? कुबेर के घर के उत्तर की दिशा में है ना। कुबेर के घर को देखने के बाद में कैसे पहचानेगा यही कुबेर का घर है? उसमें इंद्र के धनुष के समान सुंदर सुंदर दरवाजे लगे हुए हैं, और उस दरवाजे के समीप में बाल मंदार का वृक्ष है। उसी को देखने के बाद आपको जान जाना है यही हमारा घर है ना। अभी तो घर के बाहर बाहर चल रहा है, अभी अंदर घुस जाएगा, उसकी पत्नी मिल जाएगी यहाँ, और वहाँ मना कर देगा यहाँ तुमको नहीं घुसना है, तुमको अपने पत्नी बिजली को भेज देना है। पता चला सो रही हैं ना, सो रही है तो तुम घुस जाओगे तो पता चला गड़बड़ा गया कोई काम ना, तो अपनी बिजली रूपी पत्नी को वहां प्रवेश करा देना, झरोखों से प्रवेश करवाना है। अभी आएगा आगे श्लोक। हाँ तो सहेली सहेली मिल जाए काम बन जाए, और सहेली एक सहेला मिल जाए काम गड़बड़ा जाए। चलिए क्या हुआ शुभम? दरअसल शुभम की एक्सपीरियंस अभी हो तो यूनिवर्सिटी पढ़ा था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है इनका, तो इनका सेकंड ईयर है। बाकी यहाँ जो बैठे हैं शुभम के और एक दो लोग के अलावा तो सब तो धोखा खाए खवाए बैठे हैं ना। तो अभी शुभम का ये काम है, मैं एक दो जाके पढ़ा देंगे किसी को एक आध दो श्लोक, तब वो काम बन जाएगा। पढ़ाने से भी फंसती हैं लोग। अगर पढ़ा दिए तो ये किस लोग कैसे काम बन जाए गुरु? अगर जेका देखा ठीक ठाक पढ़ावे शुरू कर दिए कॉलेज बैठा के, तो इस लोग समझ में आ गए सबको। इसकी टिप्पणी देखिए, टिप्पणी में लिखा है मरकत शिला बद्ध सोपान मार्गा ना। ये विशेषण बन रहा था किसका? वापी का ना। जब विशेषण बनेगा तो पूरे पंक्ति में आपका जो वो होगा समास होगा, बहुव्रीहि होगा ना। देखिए क्या लिखा है, मरकता नाम शिला, मरकत शिला, केवल मरकत शिला में क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास। पूरे पंक्ति में लास्ट में बहुव्रीहि समास होगा। लिखा है सोपाना नाम मार्ग, षष्ठी तत्पुरुष समास सोपान मार्ग में। मरकत शिला भी बद्ध सोपान मार्ग यस्याह सा, क्या हो जाएगा? वापी बहुव्रीहि समास हो गया ना। लिखा है हेमई, हेमन से अण प्रत्यय टिक कर लीजिए। पूछेगा हेमई में तृतीय व्यक्ति बहुवचन का जो रूप है ये हेमन शब्द से अण प्रत्यय लगा है ना। हेमन से अण प्रत्यय बन जाएगा, क्या हो जाएगा? हेमन। और तृतीय व्यक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? हेमई। छन्ना पद का अर्थ क्या था? व्याप्त, ढका हुआ। और छन्ना शब्द कैसे बना? छद धातु से तप प्लस टाप
देखिए दो धातु आपको याद करनी है, एक ठो छद धातु होती है, एक ठो छिद धातु होती है। छिद धातु छेदने काटने के अर्थ में होती है, छद धातु ढकने के अर्थ में होती है ना। तो यहाँ कौन सी धातु है? छद धातु। लिखा है पाठांतर इसका भी मिलता है, स्फीता स्फाय धनकता, इसको वैसे गोला कर लीजिए। विकच कमलई विकचान कमलानी, क्या लिखा गया है? न तई कर्मधारय समास। स्निग्ध वै स्निग्ध वैदूर्य नालय स्निग्धान च तान वैदूर्याणि, यहाँ तक हो जाएगा कर्मधारय समास। तान इव नालनन एसाम तय बहुब्री समास ना, ये विशेषण बन रहा था। स्निग्ध वैधूर्य नालई किसका विशेषण बन रहा था? विकच कमलई का। और हेमई भी विशेषण बन रहा था किसका? विकच कमलई का। और ऐसे विकच कमलई से छन्ना वापी बन गया। आगे देखिए ये विदूर वैदूर्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है यहाँ? विदूर्य से, ये क्या यहाँ यही लिखे हैं? यहाँ से होना चाहिए था। और किताब में क्या लिखा गया है ना? इसमें यही लिखा गया है इसमें ना। और किताब देखिए और किसी की होगी, क्या होगा? हाँ यही है, तो वही टिक कर लिए। यही प्रत्यय हम भी पढ़े नहीं है अभी, पढ़ाना पड़ेगा यही प्रत्यय क्या होता है। आगे देख लीजिए कृतवशतया। कृतवशतया किसका विशेषण बन रहा था? हंसा का ना। निवास बना लिया है, किसने बना लिया? हंसा। हंस कहाँ बना लिए हैं? न यस्यास्तोये, न जिस वापी के जल में अपना निवास बना लिए हैं, जो ऐसे हंसा ऐसे हंस। न कृता वसति यही तय बहुब्री समास। मानसम देख लीजिए, मानस से अण प्रत्यय लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। मानसम मनस से अण लग जाएगा, क्या बनेगा? मानस। मनस से अण लगा मानस। सन्निकृष्टम का प्रकृत प्रत्यय क्या होगा? सम और नि उपसर्ग पूर्वक कृष धातु से अध्यास्यन्ति ना, क्या लिखा? आध्यास्यन्ति आंग उपसर्ग पूर्वक ध्याय धातु से लट लकार प्रथम पुरुष, क्या लिखा है? एक वचन लिखा है, जबकि एक वचन नहीं होगा, यहाँ बहुवचन होगा। ये बहुवचन का वो भी तो है ना, हंसा भी बहुवचनांत है, इसलिए यहाँ ये एक वचन का नहीं, इसको काट करके सुधार लीजिए, क्या हो जाएगा? बहुवचनांत। व्यापगत सूचा व्यापगता सुख ये शाम ते, क्या लिखा है? बहुब्री समास। व्यापगत सूचा विशेषण बन रहा था किसका? हंसा का। आगे देखिए क्या व्यापगत शब्द कैसे बना? वि और अप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ता प्रत्यय लग जाएगा, व्यापगत। और प्रेक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेक्ष में धातु पूछी जाएगी, क्या मारेंगे? एक से धातु, पूरा उपसर्ग पूर्वक एक से धातु, और त्वा की जगह लेप लगा है ना, तो यहाँ लेप जो कोष्टक में दी उसको सही का निशान उस पर मार दीजिए। अगर प्रत्यय पूछेगा आपको लेप मारना है ना। अब बाकी देखा प्रस्तुत श्लोक में मेघ के दर्शन रूपक के रूप के कारण होने से पहले हंसों का मानसरोवर जाना रूप फल के अभाव के कारण विशेषोक्ति अलंकार है, तथा लोकातिशय संपत्ति के वर्णन के कारण उदात्त अलंकार है। एक श्लोक बन गया सबसे ना। इस श्लोक को वाचन करके अगले श्लोक में चलिए। वापी चास्मिन् मरकतशिला बद्ध सोपान मार्गा हेमै छन्ना विकच कमलै स्निग्ध वैदूर्य नालै यस्यास्तु हंस किसको देख करके मानसरोवर को नहीं याद कर रहे हैं? मेघ को ना। त्वाम पद से किसका बोध होगा? मेघ का ना। मेघ को देखने के बाद भी हंसों को मानसरोवर की याद नहीं आ रही है ना। जो मानसरोवर में सुख मिलने वाला है उससे ज्यादा सुख तो हमारे घर के अंदर जो वापी बनी है वहीं उनको प्राप्त हो रहा है ना। तो एक गाय के बाद एकवा आ जाए अगर तो फिर याद ना ही आवत ना। एक मानसरोवर अच्छा वाला मिल गया जहाँ भीड़ भाड़ भी कम है ना। आगे श्लोक संख्या 17 का प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग में लिखा है यक्ष मेघ को समझाता है कि उसके घर में बावड़ी के किनारे क्रीड़ा पर्वत है ना।
देखिए कितनी समृद्ध नगरी है, यक्ष का घर है, अपने घर के अंदर वापी बनवाया है ना, और वापी बनवाया है। उसी वापी के जस्ट बगल में एक तो क्रीड़ा पर्वत है, जिस क्रीड़ा पर्वत पर बैठ करके अपनी पत्नी के साथ क्रीड़ा किया करता था ना, और छत पे चढ़ गया था। क्या बज रहा है वहाँ? मूरज की ध्वनि बज रही है ना। शाम होता तो वहाँ चंद्रमा की किरणें भी पड़ रही हैं ना, चेस भी हो रहा है ना। सोचिए ऐसा घर जहाँ मिल जाएगा गुरु। यक्षिणी तो जाके जमीन पे लेट गई है, लेकिन ऐसा घर और किसी को मिल जाएगा आधुनिक वालियों को। गोल छतक पर है हमेशा। आगे आइए श्लोक संख्या 17 का वाचन। अब देखिए यहाँ इसका प्रसंग क्या है श्लोक संख्या 17 का। बस जो वापी है उसी वापी के किनारे पर क्या है, एक तो क्रीड़ा पर्वत है। बस इतना ही है श्लोक आपका ना। पढ़िए। तस्यास्तीरे रचित शिखर क्रीडाशैला कनक कदली वेष्टना प्रेक्षणीय मध्ये हिन्या प्रिया इति सखे चेतसा कातरेण प्रेक्षोपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि। बन गया। पहली पंक्ति पढ़िए। तस्यास्तीरे रचित शिखर ना लिखा है तस्याह तीरे। तस्याह कस्याह वाप्याह न। तस्याह में कौन सी व्यक्ति है न? षष्ठी व्यक्ति एक वचन न। तस्याह कस्याह वाप्याह न। वाप्याह में भी षष्ठी व्यक्ति एक वचन। तो ऐसे वाचन करिए। वाप्यास्तीरे रचित शिखर न। तो तस्या पद से वापी का बोध हो जाएगा। तो वाप्या तीरे, उस वापी के तट पर, वापी के किनारे ही दूसरी पंक्ति में लिखा गया क्रीड़ा शैल है ना। उस वापी के किनारे पर क्या है? क्रीड़ा शैल, क्रीड़ा पर्वत है ना। क्रीड़ा पर्वत जहाँ यक्षिणी के साथ क्रीड़ा करता था वो पर्वत, क्रीड़ा पर्वत यहाँ ना। क्या लिखा है? तस्या तीरे तस्या कस्या वाप्या, उस वापी के तट पर क्रीड़ा शैल। क्रीड़ा मतलब क्रीड़ा और शैल मतलब पर्वत ना। तो क्रीड़ा का पर्वत है ना। बन गया। घर खूब वीआईपी ढंग से बना है। घर के अंदर मणियाँ चमचमा रही हैं ना। वो अंदर एक ठो क्या है? वापी है। वापी में कमल खिले हुए हैं, कमलों के। और उस वापी जो है वहाँ हंस बैठे हुए हैं ना। और बगल में ही क्रीड़ा पर्वत है ना। और जब भगवान वहाँ चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं वहाँ कितना अच्छा लगता होगा। और जब वहाँ यक्ष अपनी यक्षिणी के साथ रहा होगा, कल्पना करिए ना। कालिदास की कल्पना पे जाइए ना, कल्पना कर लीजिए। बाकी ये सुख मिलने वाला नहीं है जो कालिदास ने, जो कालिदास जिस सुख की प्राप्ति करवाई है मेघदूत में, हम आपकी पूरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, कभी नहीं कर पाएंगे। चाहे इस अपने भारत की जो सबसे बड़ी नौकरी है, जो राष्ट्रपति होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, उसको भी ये सुख है कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा भाई। चाहे प्रधान मोदी जी को ये चीज पता था ना कि हमको ये वाला सुख ही नहीं मिल रहा है, इससे बढ़िया जाने दीजिए। आधा अधूरा सुख नहीं चाहिए हमको, चाहिए तो पूरा चाहिए। मोदी का अनजान ये बन गया ना। तस्या तीरे, उस वापी के किनारे पर क्या है? क्रीड़ा शैला, क्रीड़ा पर्वत है। अब बस पूरा पंक्ति समाप्त हो गया। क्रीड़ा पर्वत कैसा है इसी का विशेषण आपको देखना है पहली और दूसरी पंक्ति में ना। और उसी क्रीड़ा पर्वत को देखने के बाद यक्ष को, किसको? मेघ को देखने के बाद यक्ष को अपना वो क्रीड़ा पर्वत याद आ रहा है ना। कुछ तो क्रीड़ा पर्वत, कुछ तो मेघ में ऐसा होगा जो उसके क्रीड़ा पर्वत से मैच खाता होगा, तभी क्रीड़ा पर्वत उसको याद आ रहा है। तीसरी और चौथी पंक्ति में बताया जाएगा। अभी तो पहली और दूसरी पंक्ति में कब बस इतना बताया गया कि उस वापी के किनारे एक ठो क्रीड़ा पर्वत था। क्रीड़ा पर्वत है कैसा
ना पढ़िए तस्यास्तीरे रचित शिखर पेशलैरिन्द्र। यहीं रुक जाना है आपको। क्या लिखा है? पेशलई इंद्र नीलई। पेशलई मतलब होता है सुंदर ना, और इंद्र नीलई इंद्र नील मणियों से रचित बना हुआ है शिखर, शिखर जिसका ऐसा क्रीड़ा पर्वत ना। पूरी पंक्ति हो जाएगी पेशलई इंद्र नीलई रचित शिखर ऐसा क्रीड़ा शैला। ये क्रीड़ा शैला का विशेषण हो गया ना। पेशलई मतलब सुंदर सुंदर सुंदर, इंद्र नील मणियों से रचित जो बना हुआ है जिसका शिखर, शिखर जिसकी चोटी बनी हुई है इंद्रनील मणियों से, ऐसा क्रीड़ा पर्वत। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? पेशलई मतलब सुंदर सुंदर ना, सुंदर सुंदर इंद्र नील मणियों से रचित जो बना हुआ क्या बना हुआ? शिखर, शिखर किसका शिखर? क्रीड़ा शैला, क्रीड़ा पर्वत का ना। तो सुंदर सुंदर इंद्र नील मणियों से बने हुए चोटियों वाला क्रीड़ा पर्वत है। कहाँ है? तस्याह तीरे ना, वाप्या तीरे, उस वापी के तट पर। तो पहली पंक्ति बन गई। और कैसा है, कैसी? और ये क्रीड़ा शैला का एक विशेषण दूसरी पंक्ति में दिया गया है, पढ़िए। क्रीड़ा शैला कनक कदली लिखा है कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय ऐसा क्रीड़ा शैला है। कनक मतलब क्या होता है? सोना। और कदली मतलब क्या होता है ना? तो कनक कदली वेष्टन, सुनहले केलों से, वेष्टन शब्द का अर्थ पूछा जाएगा घिरा हुआ। वेष्टन पद का अर्थ क्या है? घिरा हुआ। तो सुनहले केलों से घिरे होने के कारण जो प्रेक्षणीय है, जो दर्शनीय है, जो देखने के योग्य है, ऐसा क्रीड़ा पर्वत ना। जो क्रीड़ा पर्वत है, जिस क्रीड़ा पर्वत के शिखर पर क्या लगी हुई? इंद्रनील की मणियां लगी हुई हैं, और उसके किनारे किनारे वेष्टन घिरा हुआ है। क्या? सुनहले केलों से घिरा हुआ है वह क्रीड़ा पर्वत। अभी मेघ से तुलना करवाना होगा। मेघ में है पीली पीली बिजली ना, उसकी गोरी गोरी पत्नी ना। ये क्रीड़ा पर्वत के किनारे किनारे भी है सुनहला केला, तभी वहां क्रीड़ा पर्वत की याद आ गई मेघ को देखने के बाद ना। अभी वो सब बाद में आएगा तीसरी चौथी पंक्ति में। अभी बस इतना जानिए, कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय ऐसा क्रीड़ा शैला। कनक मतलब सुनहले, कदली मतलब केलों से, वेष्टन मतलब घिरे होने के कारण, प्रेक्षणीय जो दर्शनीय है, जो देखने के योग्य है, वही क्या है? वो क्रीड़ा पर्वत है। और ऐसा क्रीड़ा पर्वत उसी वापी के किनारे पर है। बन गया? कोई दिक्कत? पहले दूसरी पंक्ति पढ़िए। तस्यास्तीरे रचित शिखर पेशलैरिन्द्रनीलै क्रीड़ा शैला कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय मद्गेहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा। रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए। और क्रीड़ा पर्वत कैसे? एक विशेषण और दिया तीसरी पंक्ति में। मद गेहिन्या प्रिय ऐसा क्रीड़ा शैला। मद गेहिन्या, गेहिन्या पद का अर्थ है गृहिणी ना। और मद मतलब मेरी गृहिणी, मद गेहिन्या मेरी गृहिणी, और मेरी गृहिणी को जो प्रिय प्रिय है ऐसा क्रीड़ा पर्वत ना। और यक्ष की गृहिणी कौन है? हाँ, तो बस यही बताना चाह रहा है, हे प्रिय मित्र मेघ, वह जो क्रीड़ा पर्वत है हमारी प्रियतमा को बहुत प्रिय है ना। मद गेहिन्या, जो मेरी गृहिणी है, जो मेरी पत्नी है, जो मेरी प्रेमिका है, ऐसी यक्षिणी को प्रिय, बहुत ज्यादा प्रिय है क्या? क्रीड़ा शैला ना। तो पूरा ये विशेषण बन जाएगा, मद गेहिन्या प्रिय क्या? क्रीड़ा शैला बन गया। ये प्रिया में विसर्ग था, आगे इत का इत था, इसलिए यहाँ विसर्ग का लोप हो गया ना। तो क्या हो जाएगा? मद गेहिन्या प्रिय क्या? क्रीड़ा शैला ना। मद गेहिन्या मेरी गृहिणी को, मेरी यक्षिणी को, मेरी प्रीतमा को, मेरी यक्षिणी को क्या? प्रिय जो अत्यंत प्रिय था ऐसा क्रीड़ा शैला, ऐसा क्रीड़ा पर्वत कहाँ है? तस्याह तीरे ना, उस वापी के किनारे।
तीन विशेषण मिल गए आपको। पहली पंक्ति में पेशलई इंद्र नीलई रचित शिखरा ऐसा क्रीड़ा शैल है। दूसरी पंक्ति में कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय ऐसा क्रीड़ा शैल है। तीसरी पंक्ति में मद गेहिन्या प्रिय ऐसा क्रीड़ा शैल बन गया। जो मेरी प्रीतमा को अत्यंत प्रिय है ऐसा क्रीड़ा पर्वत, और ऐसा क्रीड़ा पर्वत उसी वापी के तट पर स्थित है ना, बन गया। तब देखिए क्या कहता है, क्रीड़ा पर्वत की बात हो गई। अब पढ़िए तीसरी चौथी पंक्ति, मद गेहिन्या प्रिय इति सखे प्रेक्षोपान्त स्फुरित तडितं त्वां तमेव। तीसरी पंक्ति में लिखा गया इत इसलिए, क्या लिखा है, इत इसलिए सखे, सखे संबोधन आ गया ना, किसके लिए है ना। जब जब संबोधन आएगा किसके लिए आएगा, मेघ के लिए आएगा। तो कह रहा है हे मेरे प्रिय मित्र मेघ। कौन कह रहा है? हाँ, अगर मित्र नहीं कहेगा तो काम बनेगा नहीं, संदेश लेके जाएगा नहीं, इसलिए कहा हे सखे, हे मेरे प्रिय मित्र मेघ। चौथी पंक्ति में आ जाइए, लिखा है उपांत स्फुरित तडितम त्वाम ना। ये उपांत स्फुरित तडितम, ये त्वाम का विशेषण है। किसका? त्वाम का विशेषण है ना। क्या लिखा है? उपांत, उपांत मतलब होता है किनारा ना, और स्फुरित मतलब होता है चमकना, और तडितम मतलब होता है बिजली ना। तो किनारे चमकती हुई बिजली वाले त्वाम तुमको। और चौथी पंक्ति के सबसे पहले लिखा गया प्रेक्ष, देख करके, त्वाम प्रेक्ष, तुमको देख करके। हे सके, हे प्रिय मित्र मेघ है, त्वाम प्रेक्ष, तुमको देख करके। मेघ कैसा करे? उपांत स्फुरित तडितम ना, किनारे पर चमकती हुई बिजली वाले त्वाम, तुमको प्रेक्ष देख करके। लिखा आगे क्या? तम एव, तम एव, उसी की ही, उसी क्रीड़ा पर्वत को ही क्या स्मरामि, मैं स्मरण कर रहा हूँ। तुमको देख करके मैं उसी क्रीड़ा पर्वत को याद कर रहा हूँ ना। कैसे याद कर रहा है मेघ? यक्ष, यक्ष कैसे याद कर रहा है क्रीड़ा पर्वत को? तीसरी पंक्ति में लिखा है चेतसा कातरेण, कातरेण चेतसा ना, कातर चित्त से ना, कातर मन से। याद देखिए मेघ के अंदर इतनी पीड़ा है इस समय, ये कातर पद का अर्थ नहीं किया जा सकता। बाकी उसके दुख को समझ लीजिए, कितना दुख है, वही कातर शब्द का अर्थ ले लीजिए। समझ गए हैं? एकदम मतलब दुखी मन से, एकदम बहुत व्याकुल मन से मैं तम एव, उसी क्रीड़ा पर्वत को स्मरामि, याद कर रहा हूं। कब? त्वाम प्रेक्ष, तुमको देख करके ना। समझ में आ गया? क्या लिखा गया? उपांत स्फुरित तडितम, किनारे चमकती हुई बिजली वाले। किनारे किसके बिजली चमक रही है? हाँ, मेघ के। क्या लिखा है? उपांत स्फुरित तडितम ऐसा त्वाम ना। हाँ, किनारे बिजली, किनारे चमकती हुई बिजली वाले त्वाम, तुमको प्रेक्ष देख करके। तम एव, उसी क्रीड़ा पर्वत को स्मरामि, मैं याद कर रहा हूँ। याद कैसे कर रहा हूँ? कातरेण चेतसा ना, अत्यंत दुखी चित्त से, बहुत दुखी मन से मैं अपने उसी क्रीड़ा पर्वत को याद कर रहा हूँ, जो क्रीड़ा पर्वत हमारे प्रियतमा को बहुत प्रिय था ना। अच्छा, मेघ को तो देखने के बाद इसको क्रीड़ा पर्वत की याद काहे आ गई? तो मेघ किस कलर का है? सांवला मेघ है ना। और मेघ ऊंचे है कि नीचे है? और क्रीड़ा पर्वत ऊंचे है कि नीचे? ऊंचा है। क्रीड़ा पर्वत भी ऊंचा है, मेघ भी ऊंचा है ना। और मेघ के किनारे किनारे चमक रही है पीली पीली बिजली, और क्रीड़ा पर्वत के किनारे किनारे है सुनहला केला ना ना। और जो क्रीड़ा पर्वत है, क्रीड़ा पर्वत पर लगी हुई इंद्रनील की मणि, इंद्रनील की मणि हुई नीली नीली, और मेघ भी है काला काला। तो काले काले मेघ के किनारे जैसे चमक रही है बिजली, वैसे सेम हमारा क्या है? क्रीड़ा पर्वत है, जो हमारी पत्नी को अत्यंत प्रिय था। इसलिए तुमको देख करके तम एव स्मरामि, उसी को मैं याद कर रहा हूँ। तम पद से वहाँ किसका बोध हो जाएगा? क्रीड़ा पर्वत का बोध हो जाएगा ना। हाँ, तो मॉडल देखने के बाद अपनी वाली याद आ जाए, समझ जाइए गुरु प्यार है। समझ में आ गया ना?
हाँ, कुछ लोग तो ऐसे प्यार करते हैं भीड़ में आगे सुनना समझ पाएंगे हमारी वाली या दूसरे वाले। कुछ लोग तो ऐसा प्यार करते हैं दूर से भीड़ में देख लेंगे कहीं हमारे यहाँ जात हुआ। तो श्लोक लगभग बन गया होगा ना। चलिए एक बार वाचन करिए। तस्यास्ति रे रचित शिखर क्रीडाशैलः कनक कदली वेष्टना प्रेक्षणीय मध्ये हिन्या प्रिय इति सखे चेतसा टिप्पणी देख लीजिए इसकी क्या लिखी गई है किताब में। लिखा है रचित शिखरा रचितानि शिखराणि यस्य सह ना क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्रीडा शैला क्या लिखा है क्रीडा या शैला क्रीडा का पर्वत षष्ठी तत्पुरुष समास। कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय क्या लिखा है कनकस्य कदल्या कनक कदली क्या हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। तासाम वेष्ट यहाँ भी आपका क्या देना है षष्ठी तत्पुरुष समास। और तेन प्रेक्षणीय तृतीय तत्पुरुष समास ना। सुनहले केले के घिरे होने के कारण देखनीय है इसलिए तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। प्रेक्षणीय को पूछा जाएगा प्र उपसर्ग पूर्वक एक धातु से अनियर प्रत्यय। देखिए एक में क्या है दीर्घ इकार है अक्षा में क्या है हलंत है तो इसको ध्यान देना है। प्र उपसर्ग पूर्वक एक धातु से क्या अनियर प्रत्यय। मद गेहिन्या मम गेहिनी क्या लिखा है षष्ठी तत्पुरुष समास और षष्ठी व्यक्ति एक वचन में बना है मद गेहिन्या ना। गेहिनी का क्या बनेगा षष्ठी व्यक्ति एक वचन में गेहिन्या। गेहिनी क्या लिखा है गेहम अस्याह अस्ति इति ना गेहिन्या। गे प्लस इन प्लस नीस प्रत्यय लगाए गेहिनी शब्द बनेगा। प्रत्यय की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रत्यय है यहाँ पर नीस। सखे सख शब्द का संबोधन एक वचन में क्या बना है सखे और सखे पद से किसका बोध होगा न। हे प्रिय मित्र में मैं बहुत दिन मन से उसी क्रीडा पर्वत को याद कर रहा हूँ तुमको देखने के बाद न। प्रेक्ष क्या लिखा है प्र उपसर्ग पूर्वक एक धातु से त्वा प्लस लेप लगा है ना। एक में यहाँ देखिए हलंत नहीं है हलंत लगा लीजिए। चेतसा देखिए चेतस शब्द क्या है नपुंसक लिंग का है तृतीय व्यक्ति एक वचन में क्या बनेगा चेतसा ना। और कातरण जो लिखा गया था वो भी ना ये विशेषण हो जाएगा चेतसा का कातर मन से दुखी मन से ना। आगे देखिए क्या लिखा है उपांत स्फुरित तडितम उपांतेषु स्फुरिता तडितः यस्याः सा बहुब्रीहि समास। और द्वितीय व्यक्ति एक वचन में क्या बनेगा तडितम बन जाएगा ना। तो चमकती हुई बिजली से युक्त कौन है मेघ और ऐसे मेघ को देख करके क्या कर रहा है वो क्रीडा पर्वत को याद कर रहा है बन गया। आगे लिखा है प्रस्तुत श्लोक में मेघ का इंद्रनील नली के इंद्रनील के साथ और बिजली का कनक कदली के साथ सादृश्य होने के कारण स्मरण अलंकार है ना। इसका लक्षण यहाँ दिए गए इसको टिक करके पढ़ लीजिए। कितना बजा और कर दें 15 मिनट लगेगा एक श्लोक कहिए तो कर दें हाँ रहने दें। एक श्लोक और ले लीजिए खाना पीना तो रोज खाना है गुरु ना। अगर 15 दिन नहीं खाएंगे नौकरी मिल जाएगी क्या दिक्कत है ना। और कल से कहिए मैं अवधूतम बंद करके शिवराज विजयम उठा लें आनंद मिले जेकर जेकर एग्जाम ना है का आनंद चाहे जेकर जेकर एग्जाम होगा नौकरी चाहे। चलिए वो तो हमारे यहाँ मैसेज आता है ग्रुप में शाम को क्या होगा क्या नहीं ना। ग्रुप से सब लोग जुड़े रहेंगे तो ग्रुप में मैसेज जाएगा व्हाट्सएप वाले में जाएगा टेलीग्राम वाले की जिम्मेदारी नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा ना। अगला श्लोक श्लोक संख्या 18 श्लोक संख्या 18 में क्या लिखा गया है इसका लिखा है प्रसंग क्रीडा शैल पर स्थित वृक्षों का वर्णन करता हुआ यक्ष मेघ से कहता है। क्रीडा पर्वत पर स्थित क्या वृक्ष और उन वृक्षों का वर्णन है अब ना। देखिए कहाँ से चल रहे हैं वहां से पीछे से जोड़ना है तत्रागारम से ना। वहाँ उस अलकापुरी में क्या है हमारा घर है
और हमारा घर जो है, हमारे घर के अंदर वापी बनी हुई है, और जो वापी बनी हुई है उस वापी में क्या है, हंस है, और वह वापी जो है खिले हुए कमलों से व्याप्त है ना। और उसके बगल में क्या है, क्रीड़ा पर्वत है, और क्रीड़ा पर्वत पर 2 वृक्ष हैं, 2 वृक्ष हैं ना। एक ठो प्यार को बढ़ाता है, एक ठो कहता है बस क्या रहा। बस यही है पूरा श्लोक। आइए पढ़िएगा श्लोक। रक्ता शोक चल किसलया केसरश्च प्रत्यासन्नो कुरबकवृते माधवी एकसख्या तव सहमया वामपादाभिलाषी काञ्चन्यो वदनमदिरा दोहदच्छमनस्या। पहली दूसरी पंक्ति पढ़िए। रक्ता शोक चल किसलया केसरश्च प्रत्यासन्नो कुरबकवृते माधवी मंडपस्य। यह दूसरी पंक्ति से अर्थ लीजिए। बीचों बीच लिखा गया है क्या, कुरबक वृते है। क्या लिखा गया है, हाँ, कुरबक वृते में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और उसके आगे लिखा गया माधवी मंडपस्य। माधवी मंडपस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। माधवी मंडपस्य विशेष हो गया और कुरबक वृते विशेषण हो गया ना। कुरबक क्या है, एक तो फूल है, क्या फूल है ना, और वृत्ति मतलब घेरा होता है। वृत्ति मतलब क्या होता है, घेरा। जो कुरबक के फूलों से घिरा हुआ है ऐसा माधवी मंडप ना, ऐसा क्या लिखा है, ऐसा माधवी कुंज। मंडप मतलब घर, मंडप मतलब कुंज ना। जो कुरबक के फूलों से घिरा हुआ है ऐसा माधवी कुंज ना। ऐसे माधवी कुंज के प्रत्यासन्नौ, प्रति आसन्नौ, प्रत्यासन्नौ संधि हो गई। कौन सी संधि हुई ना, यण संधि। प्रतिधन आसन्नौ ना, ई को क्या हो गया, यण हो गया। तो उस माधवी मंडप के आसन्न मतलब समीप, और प्रति आसन्न अत्यंत समीप बन गया। प्रति आसन्न अत्यंत समीप ना। जो कुरबक की फूलों से घेरा गया है, घेरा हुआ है ऐसा माधवी मंडप, और ऐसे माधवी मंडप के प्रत्यासन्न अत्यंत समीप में पहली पंक्ति पढ़िए। रक्ता शोक केसरश्च ना। उसी माधवी मंडप के अत्यंत समीप में पहली लाइन में लिखा रक्त अशोक। रक्त मतलब होता है लाल, अशोका मतलब अशोक का वृक्ष। उसी माधवी मंडप के समीप में लाल लाल अशोक का वृक्ष है। और लाल लाल अशोक का वृक्ष कैसे, एक तो विशेषण दिया है अशोक के वृक्ष का, चल किसलया है, जो चंचल किसलयों वाला है ऐसा रक्ताशोक है। ये चल किसलय विशेषण बन गया किसका, रक्ताशोक का। जो चंचल किसलयों वाला है ऐसा लाल लाल अशोक का वृक्ष उसी माधवी मंडप के बिल्कुल समीप में है। एक वृक्ष बता दिया, 2 वृक्ष की बात कही जाएगी। तो दूसरा वृक्ष आगे लिखा है केसरश्च, केसरा च अत्र कांतः ना। च मतलब और ना, अत्र मतलब यहीं पर, कांता, कांता पद का अर्थ है सुंदर, केसरा मतलब केसर ना, सुंदर केसर का भी वृक्ष है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। 2 वृक्ष गिन गए आपको ना। पहला क्या, लाल अशोक का वृक्ष, दूसरा क्या, सुंदर केसर का वृक्ष बन गया ना। सुंदर केसर का वृक्ष, देखिए केसर और लाल, केसर किस कलर का होता है, पूरी तरह से लाल नहीं होता है। अब बाकी कलर तो केसर तो वही देखे होंगे जो खाए हुए होंगे भाई साहब, नहीं तो केसर का वृक्ष हम तो नहीं देखे फिलहाल अभी। जो भी होता होगा, किताब में जो लिखा गया है उसको पढ़िए, बाकी जैसे होगा होता होगा, सब प्रैक्टिकल करिएगा जाके।
तो पहली दूसरी पंक्ति बन गई होगी ना। रक्ता शोका, लाल रक्त मतलब लाल, अशोका मतलब अशोक का वृक्ष, लाल लाल अशोक का वृक्ष कहाँ है? माधवी लता के एकदम समीप में ना। और क्या लिखा है? कांता केसरा, सुंदर सुंदर केसर का वृक्ष क्या है? जिसको मौलश्री कहते हैं वो है केसर, यहाँ कहा गया है जो ना। जिसको बगुल का वृक्ष कहते हैं, जिसको मौलश्री का वृक्ष कहते हैं, उस केसर की बात यहाँ की जा रही है ना। तो क्या हो जाएगा? सुंदर सुंदर केसर का वृक्ष है और लाल अशोक का वृक्ष है। लाल अशोक का वृक्ष कैसा है? तो लिखा है चल किसलय, चंचल किसलयों वाला लाल अशोक का वृक्ष है। और कांता है केसरा, सुंदर केसर का वृक्ष है। कहाँ है? माधवी मंडपस्य प्रत्यासन्नौ। कहाँ है ना? माधवी मंडप के प्रति आसन्नौ, अत्यंत समीप में दो वृक्ष है। एक ठो लाल अशोक का वृक्ष है और एक ठो केसर का वृक्ष है ना। जो लाल अशोक का वृक्ष है वो चल किसलया है और जो केसर का वृक्ष है वो कांता है ना। समझ में आ गया? तो पहले दूसरी पंक्ति पढ़िए। रक्ताशोक चल किसलया केसर प्रत्यासन्नौ पूरबक वृत्तिर् माधवी मंडप। अब दोनों वृक्षों का काम क्या है? दोनों वृक्ष अलग अलग काम करेंगे, तीसरी और चौथी पंक्ति में बताया जाएगा। ठीक, पढ़िए। एक सख्या तव सहमया वाम पादा कांक्षन्त्यो वदन मदिरा दोहदच्छ। तीसरी पंक्ति में लिखा गया है एक है और चौथी पंक्ति में जाएंगे लिखा गया है कांक्षन्ति अन्य न। कांक्षन्ति अन्य में कांक्षन्त्यन्य ये संधि हो गई। कांक्षन्ति के ई को यह हो गया ना और अन्य के विसर्ग को ओ हो गया ना। तो क्या है? कांक्षन्ति अन्य। यहाँ दो पद पकड़ना है। पहले तीसरी पंक्ति में पकड़ना है एक है और चौथी पंक्ति में पकड़ना है अन्य। बन गया? तो सीरियल से चलेंगे। पहले लाल अशोक के वृक्ष को बताए हैं, फिर दूसरे चरण में क्या बताए हैं? सुंदर केसर का वृक्ष। तो तीसरी पंक्ति में जो एक का लिखा गया उसको हम लेंगे लाल अशोक के वृक्ष से और चौथी पंक्ति में जो अन्य लिखा गया उसको हम लेंगे केसर के वृक्ष से। समझ में आ गया? दोनों वृक्षों का अलग अलग काम है। देखिए क्या है, पढ़िए। एक सख्या तव सहमया वाम पादा। लिखा है माया सह, मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ एक एक कौन? लाल अशोक का वृक्ष ना। मेरे साथ साथ एक अशोक का वृक्ष। लिखा है सख्या तव, तव सख्या तुम्हारी सखी के, तव सख्या षष्ठी व्यक्ति, तव सख्या तुम्हारी सखी के ना। तुम्हारी सखी कौन होगी? यक्षिणी ना। तुम्हारी सखी यानी कि हमारी प्रीतमा ना। तव सख्या तुम्हारी सखी अर्थात हमारी प्रीतमा ना। तो तव सख्या तुम्हारी सखी के वाम पादाभिलाषी, वाम पाद बाएं पैर का अभिलाषी है ना। यक्ष भी यक्षिणी के बाएं पैर का अभिलाषी है और जो लाल अशोक का वृक्ष है वह भी यक्षिणी के बाएं पैर का अभिलाषी है। मया सह मेरे साथ साथ एका एक पहला कौन कहा गया? वह लाल अशोक का वृक्ष। वह लाल अशोक का वृक्ष भी तव सख्या तुम्हारी सखी के अर्थात यक्षिणी के अर्थात हमारी पत्नी के वाम पाद अभिलाषी, बाएं पैर का अभिलाषी है, बाएं पैर का इच्छुक है। समझ में आ गया ना? एका पद से समझ में आया। एका पद से किसका बोध होगा ना? लाल अशोक के वृक्ष का। लाल अशोक के वृक्ष जो है, लाल अशोक का वृक्ष जो है वो यक्षिणी के बाएं पैर का अभिलाषी है ना। और यक्ष भी यक्षिणी के बाएं पैर का अभिलाषी है। ये बाएं पैर जो है ना एक काम पीड़ा बढ़ाता है। इसको कभी व्याख्या करना होगा, जब जरूरत पड़ेगी तब किया जाएगा ना। ये बाएं पैर जो है ये काम रति को बढ़ाता है ना। एक्सपीरियंस ले लीजिए कभी जरूरत पड़े तो। बाकी आगे जो लाइन है उसको पढ़िए। समझ में आ रहा है ना? ये लाल अशोक का वृक्ष भी क्या है? यक्षिणी के बाएं पैर का अभिलाषी है और यक्ष भी क्या है? यक्षिणी के बाएं पैर का अभिलाषी है।
ना। तव पद से किसका बोध होगा? प्रश्न पे जाइए, हंसते रहिए, प्रश्न पे भी जाते रहिए। तव पद से किसका बोध होगा? मेघ का। और तव सख्या से किसका बोध होगा? यक्षिणी का ना। तव से मेघ का और तव सख्या से यक्षिणी का। माया पद से किसका बोध होगा? ना, यक्ष का। और यक्ष के साथ साथ यक्षिणी के बाएं पैर का अभिलाषी कौन है? ना, रक्ताशोक, लाल अशोक का वृक्ष। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब चौथी पंक्ति पढ़िए, दूसरे वृक्ष की बात कही जाएगी। पढ़िए। कांचन्यो वदन मदिरा दोहदच्छ। अन्य जो दूसरा है, एक की बात कर दी गई, एक ठो और बचा है। जो दूसरा सुंदर केसर का वृक्ष है, जो सुंदर मौलश्री का वृक्ष है ना, जो सुंदर बकुल का वृक्ष है, वो क्या है? देखिए सबसे लास्ट में लिखा है, क्या लिखा है? दोहद छद्मना। छद मतलब यहाँ बहाना है, और दोहद मतलब दो की स्थिति होती है। दोहद तो उसको ना, दोहद मतलब कुल्ला नहीं होता है गुरु। दोहद का मतलब जब स्त्रियां प्रेग्नेंट रहती हैं उस समय दोहद की बात होती है। उस समय जो स्त्रियों की खाने की इच्छा होती है वो दोहद है। उस समय जो स्त्रियां टालती हैं वो दोहद है। उस दोहद के बहाने से केसर का वृक्ष, खूब केसर दूध ना, केसर में दूध डाल डाल पीजिए, वही बात कीजिए। अरे दोहद छद्मना, दोहद के बहाने से ना लड़कियां गोरा गोरा होंगी, इसी की बात की जा रही। दोहद छद्मना, दोहद के बहाने से, दोहद के छद्म से, दोहद के बहाने से। अन्य जो दूसरा है, जो केसर का वृक्ष है, वह क्या है? चौथी पंक्ति के लास्ट में लिखा गया अश्याह। अश्याह कश्याह, हाँ यक्षिणी का बोध हो रहा है इससे ना। इस हमारी प्रियतमा के वदन मदिरा, वदन मदिरा को कांक्षन चाहता है ना। वदन मदिरा, वदन मतलब होता है मुख। वदन मतलब क्या? मुख। और बदन मतलब शरीर। वदन मतलब मुख, बदन मतलब शरीर। दोनों में अंतर है, एक जगह वह है, एक जगह वह है ना। वदन मतलब मुख, बदन मतलब शरीर। क्या हो जाएगा? वदन मदिराम ना, मुख मदिरा को कांक्षन चाहता है ना। मुख मदिरा को समझ गए ना? दूधम गाल क्या होगा? तो मुख मदिरा को कांक्षन चाहता है। कौन चाहता है? केसर का वृक्ष। अन्य पद से किसका बोध होगा? केसर का वृक्ष का। अच्छा पद से किसका बोध होगा? यक्षिणी का बोध होगा ना। दोहद के बहाने से, दोहद है नहीं यक्षिणी, लेकिन दोहद के बहाने से जो केसर का वृक्ष है वो हमारी प्रीतमा के मुख मदिरा को चाहता है। बन गया? कोई दिक्कत? दो, इसीलिए छद्मना लिखा गया। छद्मना ना लिखा गया होता तब तो यहाँ यक्षिणी क्या हो जाती? दोहद हो जाती ना। दो हो जाती, एक ठो अपना होती, एक ठो पेट में और कोई पल रहा होता। बन गया? तब क्या हो गया? देखिए, दोहद छद्मना, दोहद के बहाने से अस्या, इस हमारी प्रीतमा के वदन मदिराम, मुख मदिरा को कांक्षन चाहता है। कौन? अन्य। अन्य से किसका बोध होगा? दूसरा जो वृक्ष है केसर का वृक्ष। तो पूरा श्लोक अंदर घुस गया ना। हाँ तो ऐसे पढ़िए खूब और थोड़ा से। चलिए श्लोक संख्या 18 का वाचन करिए। रक्ताशोक चलति सलय केसर प्रत्यासन्नौ कुरवकवृते माधवी एकसख्या तव सहमया वामपादा विलासी कांचन्यो वदन मदिरा दोहदच्छन्नस्या। देखिए टिप्पणी देख लीजिए, 1 मिनट में जो भी है बंद कर दीजिए इसको, कोई काम नहीं।